आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री जी, शहीद भगत सिंह स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जयराम मीना जी और बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के नाम पर स्थापित इस प्रतिष्ठित कॉलेज के सभी आदर के योग्य टीचर्स और जिनके कंधों पर आने वाले कल का भारत टिका है, ऐसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे आज यहां आके शहीद आजम भगत सिंह पर अपनी बात कहने का अवसर आपने दिया, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बोला यहां, एक बात तो दिल के बिल्कुल भीतर गई, सीधे पहुंची, जब आपने कहा कि जब यहां ओरिएंटेशन होता है और बच्चे पूछते हैं कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया, ये नहीं पूछा जाता कि शहीद भगत सिंह कॉलेज में हम आए हैं, हमें भगत सिंह के बारे में जानने को कितना मिलेगा। ये सच में बड़े दर्द की बात है, बड़ी चिंता की बात है। ये तो हर इस देश के तो हर बच्चे की जुबान पे ये बात होनी चाहिए, लेकिन दोष बच्चों का नहीं है, दोष कहीं हमारा है। इस पीढ़ी के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि भगत सिंह हर घर तक पहुंचे होते। जब डाइनिंग टेबल पर पेरेंट्स बैठकर बच्चों के साथ खाना खाते हैं तो कभी कभी बात भगत सिंह की होती, और भगत सिंह जैसे और भी ज्ञात अज्ञात मां भारती के कितने बेटे बेटियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, कभी उनकी चर्चा होती तो पता चलता बच्चों को, और फिर इस बात की क्यूरियोसिटी होती, ओ माय गॉड, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन शहीद भगत सिंह कॉलेज, आई एम सो फॉर्चुनेट, नाउ आई विल गेट टू नो मोर अबाउट भगत सिंह। पर वो हमने वो भूख, वो तशनगी हमने अपनी इस पीढ़ी को दी नहीं। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, और अपनी पीढ़ी की ओर से सबसे पहले मैं इसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आपने जो विषय चुना, शहीद भगत सिंह लेगेसी इन 21st सेंचुरी, अगर उनकी लेगेसी को हम समराइज करें, वैसे तो मेरा काम बहुत आसान प्रिंसिपल साहब कर गए हैं कि वो बहुत सारी वो असली बातें, काम की बातें आपने यहां स्वयं चर्चा उनकी कर दी है, और थोड़ा सा मुश्किल भी कर गए कि अब मुझे कुछ अलग सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि कुछ नया जानने को मिलेगा। तो उनकी लेगेसी की सेल्फलेस सर्विस एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द मदरलैंड, दिस इज वन पार्ट ऑफ हिज लेगेसी। अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान। अब कई बार एक प्रश्न उठता है, और मुझसे भी कई बार पूछा जाता है जब मैं जाता हूं, ऐसा ही अवसर मिलता है नौजवानों से मिलने का, कि पर ये तो भगत सिंह ही नहीं, और भी बहुत सारे थे, हजारों थे। और ध्यान से देखें तो भगत सिंह के साथ भी उस दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा चूमने वाले दो और उनके साथी थे, एक दाएं और एक बाएं, और उन दोनों में से एक की उम्र उतनी ही थी। सुखदेव कोई 2-2.5 महीना बड़े थे भगत सिंह से, तो राजगुरु 1 साल छोटे थे, 22 साल के ही थे। और जिनकी फोटो भगत सिंह अपने जेब में रखते आए, वो करतार सिंह सराभा तो सिर्फ 19 साल के ही थे। वो खुदीराम बोस तो सिर्फ 18 ही साल के थे। जज ने कहा कि एक बार फिर सोचो अपना बयान, दोबारा एक मौका दे रहा हूं, जो बोल रहे हो कोर्ट में इस पर फिर से सोच लो। लेकिन नहीं, इसी मां भारती का लाल खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाता है। और वो शिरीष कुमार मेहता, वो तो 16 का भी पूरा नहीं हुआ था। और उड़ीसा का बाजी राउत तो 13 साल का ही था। तो कितने, और मेरी बेटियां बैठी हैं, तो कनकलता 17 साल की थी, कनकलता बरुआ।
तिरंगा हाथ में थामे जब अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ आगे बढ़ रही थी, तिरंगा फहराना है गोपुर के सरकारी कार्यालय पर यूनियन जैक हटा के, और सामने पुलिस ने चेतावनी दी कि एक कदम भी और आगे बढ़ोगी तो सीने पर गोली खाओगी। इस मां भारती की वो लाडली बेटी नहीं रुकी, तिरंगा थामे आगे बढ़ी, सीने पे गोली लगी, गिरने से पहले अपने साथी को कहा तिरंगा जमीन पे ना गिरने पाए, और दूसरे साथी ने आगे बढ़कर तिरंगा संभाल लिया, उसके सीने पे गोली लगी तो तीसरे ने संभाल लिया। ऐसे कितने ज्ञात अज्ञात मां भारती के बेटे बेटियों ने बलिदान दिए हैं। तो कई बार पूछते हैं कि फिर ऐसा क्यों है? भगत सिंह के बारे में इतनी बात होती है, बाकी के बारे में नहीं होती। कुछ तो अलग रहा होगा। 400 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी, स्वतंत्र भारत में 7 फिल्में बन चुकी। हिंदी की बात कर रहा हूं, रीजनल अलग है। और वर्ष 2008 में आपको ध्यान हो शायद, इंडिया टुडे मैगजीन ने डॉक्टर साहब एक सर्वे किया। हालांकि मैं उस सर्वे करने को सही नहीं मानता, पर एक सर्वे हुआ, इंडिया टुडे मैगजीन ने सर्वे किया कि हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ लास्ट सेंचुरी। 60 distinguished persons were shortlisted and that survey was conducted. That's detail of that survey are available on the website of India Today magazine. You can check it for yourself. Among the 60 shortlisted those distinguished Indians, मां भारती का ये लाडला 37% लोगों की पसंद था, एंड ही वाज रेटेड एज ग्रेटेस्ट इंडियन अमंग दोज 60। 27% वोट्स के साथ नेताजी सुभाष कम्स नेक्स्ट, एंड देन विद 13% ऑफ वोट्स गांधी जी। यू कैन चेक दैट सर्वे। हाँ, कभी फिर ये सर्वे हो, कोई और सर्वे करे तो नतीजे कुछ अलग भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सर्वे, यूं कंपैरिजन जायज भी नहीं बनता महापुरुषों के बीच में। बहरहाल इससे इतना एस्टैब्लिश तो होता है कि आज भी इतनी लोकप्रियता है, क्यों है? और इनके जीवन काल में भी लोकप्रियता। पट्टाभी सीतारमैया, वो तो पक्के गांधीयन थे, गांधी जी के भक्त थे। 1939 में नेताजी सुभाष के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। उनको कांग्रेस ने कहा कि आप कांग्रेस का इतिहास लिखें। 3 खंडों में लिखा। खंड 1 के पृष्ठ 420 पर लिखते हैं कि उस समय में भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे भारत में गांधी जी के समकक्ष थी। ये साधारण बात नहीं है। 1930, 31, 22, 23 साल का नौजवान अभी तो उस दहलीज से बाहर कदम रखा ही होगा, और पूरे देश में लोकप्रियता उस आसमान तक पहुंच गई। दूसरी तरफ गांधी जी देश के सर्वोच्च नेता, 60 वर्ष की आयु है उस समय, और उनके समकक्ष हैं। 13 जुलाई 1929 को मोतीलाल नेहरू एक पत्र लिखते हैं गांधी जी को, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ मोतीलाल नेहरू। आप indianculture.gov.in भारत सरकार की वेबसाइट, आप जाके वॉल्यूम 7 चेक कर लें। गूगल करेंगे तो आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे। वॉल्यूम 7 में मोतीलाल नेहरू का पत्र आपको मिलेगा। 13 जुलाई 1929 को मोतीलाल नेहरू लिखते हैं। उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और अगला अध्यक्ष कौन हो लाहौर सेशन के लिए, उसके बारे में विचार मंथन कांग्रेस में हो रहा है। सरदार पटेल ने गांधी जी को सुझाव दिया है कि अगले अध्यक्ष आप बने। कांग्रेस आज जिस परिस्थिति में है, आप से ज्यादा उपयुक्त कोई होगा नहीं। तो मोतीलाल नेहरू लिखते हैं कि इट शैल बी शीयर फ्लैटरी, ये कोरी चापलूसी होगी यदि मैं ये कहूं कि भारत के युवाओं में आज भी आपका वैसा ही प्रभाव है जो कभी हुआ करता था। आप वो लेटर मोतीलाल नेहरू का पढ़ें। ऐसा क्यों कि जो काम ये कर रहे थे उन दिनों, देश का युवा इनके साथ आ चुका था। और उसका एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। 15 नवंबर 1930 को दिल्ली सीआईडी के एसपी पत्र लिखते हैं दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को। दिल्ली आर्काइव्स में वो पत्र संरक्षित है, और हमने अपनी वेबसाइट पे वो पत्र डाल भी रखा है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या लिखते हैं? चिंता किस बात की हो रही है कि एमबी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, 13, 14, 15 साल की उम्र रही होगी,
एमबी हाई स्कूल के बच्चे जो कमीज पहनकर आ रहे हैं, उन कमीजों पर जो बटन टके हैं, उन बटनों पर भगत सिंह की फोटो है। तो इस देश के बच्चों में वो जागृति आ रखी है कि वो भगत सिंह के साथ ऐसे जुड़ चुके कि साहस कर रहे हैं। और कौन सा समय है, मैं ये 15 नवंबर 1930 का पत्र बता रहा हूं। गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। गांधी जी और कांग्रेस के बड़े सारे नेता अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन देश का युवा तब भी जब स्कूलों में जा रहा है तो वो कुर्ते पहन के जाता है जिसके बटनों पर भगत सिंह का फोटो है। तो लोकप्रियता का वो आलम अब क्यों है? ये सब बातें तो हुई कि लोकप्रिय थे, लोकप्रिय आज भी है, पर क्यों? अब गौर से देखें तो भारत की स्वतंत्रता के उस संघर्ष में क्रांति की जो महाभारत हो रही थी, उसमें भगत सिंह कृष्ण की भूमिका भी निभा रहे थे और अर्जुन की भी। कृष्ण कैसे और अर्जुन कैसे? क्रांति का अर्थ क्या है, क्रांति क्यों हो और कैसे हो, और उसके बाद फिर समाज का सृजन कैसा हो, भगत सिंह के आर्टिकल्स, भगत सिंह की राइटिंग्स जो अवेलेबल हैं आज अपने पास, जब उनको हम पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट हो जाता है। अपने साथी क्रांतिकारियों को भी क्रांति की समझ दे रहे हैं, इस देश को भी समझ दे रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था उस महाभारत के लिए, इस स्वतंत्रता की इस महाभारत में वो अपने साथी क्रांतिकारियों को भी और इस देश के कोटि कोटि युवाओं को भी वो संदेश दे रहे थे। 6 जून 1929 को जो दिल्ली सेशंस कोर्ट में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं वो ऐसा आश्चर्य पैदा करता है कि विश्वास ही नहीं होता कि 21 साल का एक नौजवान, उसकी सोच इतनी परिपक्व हो भी सकती है क्या। और उस स्टेटमेंट को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जो जज थे मिडल्टन, एल मिडल्टन, सेशंस जज, उन्होंने उसको रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया कि ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं जा सकता। और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पोर्टल है, अभिलेख पटल, आप वहां जाएं, असेंबली बम केस टाइप करें, एडवांस सर्च पे जाके असेंबली बम केस से रिलेटेड सारी फाइल्स आपके सामने होंगी, वहां पढ़ें तो आपको पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आपको मिलेगा, भगत सिंह के सिग्नेचर के साथ। अपने हाथों से एल मिडल्टन ने कई सारे पैराग्राफ जो क्रांति की वो ज्वाला जलाते हैं, वो काट दिए गए, एक्सपंज कर दिए गए रिकॉर्ड से। लेकिन भगत सिंह जानते थे कि ऐसा होगा, तो कोर्ट में वो स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने वो जेल की कोठरी से बाहर भेज दी थी। अखबारों में वो छप गई थी, और अखबारों में छपी तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी होते थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का बुलेटिन निकलता था 1 जुलाई 1929 के बुलेटिन में, वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट कांग्रेस के बुलेटिन में जवाहरलाल नेहरू ने छाप दी। गांधी जी ने पढ़ी, कांग्रेस का बुलेटिन उस दिन पढ़ा, और उसमें भगत सिंह की स्टेटमेंट, गांधी जी बड़े नाराज हुए। उसी दिन पत्र लिखते हैं, 1 जुलाई को गांधी जी का पत्र है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पूरे वर्क्स आप पढ़ सकते हैं। वो लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को डांटते हैं बल्कि, कि उनका पत्र तुमने कैसे, वो नोट पत्र, स्टेटमेंट, कोर्ट की स्टेटमेंट, कि वो कांग्रेस बुलेटिन, वो तो ऑफिशियल बुलेटिन है कांग्रेस का, उसमें कैसे छाप दिया तुमने। और विश्वास नहीं कर पाते गांधी जी कि ये उनका अपना स्टेटमेंट होगा। गांधी जी कहते हैं कि ये उनकी आत्मा की आवाज नहीं है, ये उनके वकील का बनाया बयान है। इसके उत्तर में 13 जुलाई 1929 को जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को पत्र लिखते हैं। वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में, मैंने पहले 13 जुलाई का पत्र मोतीलाल नेहरू का कोट किया था, वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ मोतीलाल नेहरू था।
जो पिताजी ने लिखा है उस दिन, और ये पुत्र लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं 13 जुलाई 1929 को गांधी जी को, कि नहीं ऐसा नहीं है। मुझे इस बात का खेद है कि मैंने वो स्टेटमेंट पूरी छाप दी। असल में हुआ यूं कि भगत सिंह का वो बयान कांग्रेस सर्कल में इतना लोकप्रिय है आज की डेट में, कि मैंने सोचा कि इतनी चर्चा कांग्रेस के लोग इस बयान की कर रहे हैं, तो इसके कुछ एक्सर्ट्स मैं इसमें डाल देता हूं। और जब मैं वो करने बैठा तो करते करते सारी की सारी स्टेटमेंट छप गई, कुछ छोड़ने लायक मिला ही नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। और जहां तक बात है कि ये वकील का बयान है, कि मैंने पता किया है, इसमें उनके वकील का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दी पंक्चुएशन, एंड दैट भी वो जो लिख क्या रहे हैं, माइट बी कहीं पंक्चुएशन ठीक की हो तो की हो, बयान भगत सिंह का अपना है। तो ये उनका संदेश, उनका मैसेज, में एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, उनके तो कितनी, और युवाओं के लिए तो आज हम 21 नवंबर को यहां खड़े हैं, 22 नवंबर कल, बल्कि डॉक्टर साहब से मेरी जो बात हुई उस दिन चर्चा भी डॉक्टर साहब ने की कि 22 नवंबर को तो उनका एक लेख भी आया था। हाँ बिल्कुल आया था। 1924 में उन्होंने विश्व बंधुत्व लेख लिखा, जो कलकत्ता से मतवाला में छपा था, 2 भागों में, 15 नवंबर और 22 नवंबर को। उसके बाद 1925 मतवाला में युवक, समय की मर्यादा है, सीमा है, इसलिए मैं लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, पर आप वो पढ़ें। और ये राष्ट्र वंदना चैनल पे हमने उनके इन राइटिंग्स के ऊपर भी वीडियोस किए हैं, आप देख सकते हैं। तो बार बार वो युवकों से आह्वान कर रहे हैं हर आर्टिकल में, और लास्ट में जो अपनी फांसी से 1 महीना 20 दिन पहले, 2 फरवरी 1931 को उनका जो आर्टिकल है, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम, टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ इंडिया, उसको पढ़ें। युवाओं से वो किस प्रकार का आह्वान करते हैं। और ये संदेश तो वो गीता के कृष्ण बनकर दे रहे हैं, समय समय पर। जेल के अंदर भी सुखदेव के मन में भाव जगे, जेल में रहते हुए, जेल की तकलीफें इतनी, कि मन में आया कि अगर फांसी ना हो के लाइफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो आत्महत्या कर लेनी बेहतर होगी। जेल की इतनी तकलीफें जीवन भर तो नहीं बर्दाश्त की जा सकती। वो भगत सिंह को ऐसा बताते हैं। भगत सिंह फिर पत्र लिखते हैं सुखदेव को, दोनों अलग अलग जेल में हैं। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त चूंकि दिल्ली असेंबली केस के कन्विक्ट थे, उनको सेंट्रल जेल में रखा गया था। बाकी सुखदेव और जितने भी साथी अंडर ट्रायल थे वो बोस्टल जेल में थे। तो भगत सिंह पत्र लिखते हैं, कष्टों से भागना कायरता है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि ये कायर से, बुज़दिल से, कमजोर से, डरपोक से सलामत ले लेना। इसी विषय को भगत सिंह एड्रेस करते हैं अपने आर्टिकल, अपने पत्र में, कष्टों से भागना कायरता है। और बताते हैं, कहते हैं अभी तो कुछ भी कष्ट नहीं झेले हमने, जितना बड़ा ध्येय लेके आगे चले हैं उसके लिए तो बहुत 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 कष्ट आएंगे, और हंसते हंसते सहना है उनको। वो पत्र अवेलेबल है। साथ ही क्रांतिकारी शिव वर्मा, जयदेव कपूर, 7 लोगों को लाइफ ट्रांसपोर्टेशन इस मुकदमे में हुआ था। जब उनको ट्रांसफर करने लगे और वो विदा होने लगे, तो इन दोनों ने, और तीसरे डॉक्टर गया प्रसाद, इन तीनों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि हमसे बिछुड़ते हुए भगत सिंह ने ये कहा कि वहां अंडमान सेलुलर जेल की वो अंधेरी बदबूदार कोठरियां तुम्हारे हौसले तोड़ ना दें। तुम्हारे हिस्से में जो काम आया है वो मेरे काम से कहीं बड़ा होने वाला है इस देश के लिए। फांसी चढ़ के इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी, पर तुमको अवसर मिलेगा वो लड़ाई जेल की बंद कोठरियों में। वहां से तुम उस लड़ाई को लड़ोगे, और वहां सेलुलर जेल की उन बंद कोठरियों से इनकलाब जिंदाबाद की आवाज दिल्ली तक पहुंचे। ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। ये कृष्ण के रूप में भगत सिंह के, कितनी देर, घंटों घंटों बात की जा सकती है इस विषय पे। और जब बात आती है उनके अर्जुन रूप की, तो बिखरे मोतियों को, काकोरी केस के बाद क्रांतिकारी बहुत सारे सजाएं हो गई, फांसियां हुई 4-4 को, और बाकी बिखर गए मोती।
तो भगत सिंह स्वयं एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और इसी दिल्ली में 8 और 9 सितंबर 1928 को फिरोज कोटला के खंडहरों में मीटिंग करते हैं, सबको इकट्ठा करके फिर से पार्टी को संगठित करते हैं। और उसके बाद जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाहौर में लाठियां बरसीं, तो उस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए अर्जुन की भूमिका में आते हैं, तो स्विम स्कॉट को मारने जाते हैं। वो सॉन्डर्स मारा गया, वो एक अलग कहानी, उस पर अपन नहीं जाने वाले, समय की सीमा है। तो वहां अर्जुन रूप में वो काम स्वयं करते हैं। ये नहीं कि मैं तो आर्टिकल लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, ज्ञान बांटूंगा और मैं पीछे बैठ जाऊंगा, जाके काम राजगुरु करेंगे, नहीं, अर्जुन रूप में भी स्वयं आगे आते हैं। और ये देखें कि लाला लाजपत राय से बड़ी विचार भिन्नता थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा था। कुमारी लज्जावती जो कन्या महाविद्यालय जालंधर की बहुत साल, फिर 30 साल प्रिंसिपल रही, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में उनका इंटरव्यू है, मैं उसको देख रहा था, तो वो बताती हैं, भगत सिंह डिफेंस कमेटी की वो मेंबर रही, कि मैंने जब पूछा भगत सिंह से कि तुम्हारे तो इतने मतभेद थे लाला जी से, इतने मतभेद थे लाला जी से, तुमने स्कॉट को मारने का निर्णय लिया, पता था कि जब वहां जाके पुलिस हेडक्वार्टर के सामने तुम गोली चलाने चले गए, हो सकता है पुलिस की गोली से वहीं मारे जाओगे और बचे तो फांसी एक ना एक दिन मिलेगी ही मिलेगी, लाला जी के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? तो भगत सिंह कहते हैं कि एक जवान बेटे के सामने उसके पिता पर लाठियां बरस रही हों और वो बेटा चुपचाप देखता रह जाए, तो फिर धिक्कार है ऐसी जवानी पर। तो वो मतभेद जहां भी हों, अर्जुन रूप में स्वयं आगे आते हैं। बम का निर्माण करना है, कोलकाता जाते हैं, सैंडर्स वध के बाद जतिन दास को ढूंढते हैं, खोजते हैं, और वहां कार्नवालिस रोड, उसमें कहते थे आज विधान सरनी मार्ग है, अगर वहां से कोई आप में से हैं या गए हैं तो देखिएगा, वहां आर्य समाज मंदिर है, आज भी है। उस आर्य समाज मंदिर में साथी क्रांतिकारी कमलनाथ तिवारी रहते थे, मंदिर में ही रहते थे। उनके पास जाते हैं और वहीं आर्य समाज मंदिर के फर्स्ट फ्लोर के कमरे में जतिन दा को लेके आते हैं और गन कॉटन वहीं तैयार होता है। आगरा में फिर व्यवस्था होती है, आगरा में बम बनाए जाते हैं, जतिन दा को वहां लेके आते हैं। और फिर जब उन बम का परीक्षण करने की बात आती है, झांसी के जंगलों में जाते हैं, क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, और फणींद्रनाथ घोष जो बाद में गद्दारी की धोखा दिया, फणींद्रनाथ घोष भी साथ। फणींद्रनाथ घोष ने अपना बयान जो दिया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, फणींद्रनाथ स्वयं बताते हैं, फणींद्रनाथ घोष बताते हैं कि भगत सिंह ने हमें कहा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर फणींद्रनाथ घोष इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को और मुझे कहा कि तुम पीछे हटो, बम को टेस्ट जब कर रहे हैं तो खतरा है। हम दोनों को पीछे हटा दिया और स्वयं बम को फेंक के टेस्ट किया। और मित्रों, खतरा को झूठा नहीं था, सच्चा था। ध्यान में आता है कि इसके कुछ समय बाद जब भगत सिंह जेल में है और उन्हीं को छुड़ाने के लिए बम बनाए गए और उन बमों का परीक्षण करना था लाहौर में, तो भगवती चरण वोहरा परीक्षण करते करते शहीद हुए थे, दुर्गा भाभी के पति। तो वो खतरा भी भगत सिंह मोल लेते हैं, स्वयं टेस्ट करते हैं। असेंबली में बम फेंकना है और फेंक के गिरफ्तारी देनी है, भागना नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की सलाह थी कि बम फेंकेंगे और भागेंगे। भगत सिंह नहीं मानते कि नहीं, कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना जब मिट्टी में बोया जाएगा, एक भगत सिंह मिटेगा, हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, भागने से वो बात नहीं बनेगी। तो वो संदेश कृष्ण के रूप में देते हैं और अर्जुन के रूप में उसको स्वयं एग्जीक्यूट करते हैं। कितने ही एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। सवाल ये उठता है, भगत सिंह ठीक है, भगत सिंह तो ऐसे थे, वो अछूत समस्या पर इस देश में वो बड़ी भारी दिक्कत थी, पूरी तरह तो एलिमिनेट आज भी नहीं हुई है, पर होगी, हम बहुत आगे आए हैं। उस पर भी आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं कि कुत्ता हमारी रसोई में हमारे संग फिर सकता है और इंसान से हमको घृणा। वो सांप्रदायिकता के ऊपर, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, आर्टिकल पढ़ें।
वो हर विषय पर बात कर रहे हैं। पर ऐसे भगत सिंह बने कैसे? अंत में बात ये, भगत सिंह ऐसे बने कैसे? भगत सिंह तो ऐसे थे, क्या हम में से कोई भगत सिंह नहीं बन सकता? आज देश के लिए फांसी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। तो भगत सिंह बने कैसे? जिसके घर में सरदार अर्जुन सिंह जैसे दादा, सरदार किशन सिंह जैसे पिता और वीर प्रसू मां विद्यावती जैसी मां हो, उन सभी घर में भगत सिंह पैदा हो सकते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भगत सिंह का होता है। दादा सरदार अर्जुन सिंह वो आर्य समाजी थे, वैदिक रीति से यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं और अपने पोते भगत सिंह को थाम के बाजुओं में और उस यज्ञ की पावन अग्नि के सामने संकल्प लेते हैं कि आज इस यज्ञ की, इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मैं अपने पोते को मां भारती की सेवा के लिए अर्पित करता हूं। यह दादा का निर्णय है और इस बात को, इस कहानी को सुनते हुए भगत सिंह बड़े हो रहे हैं। और वर्ष 1923 में जब शादी की बात घर में चलने लगी, 16 साल के भगत सिंह हो गए, बड़े अरमान है परिवार के, शादी हो। निर्णय कुछ और था उनका, वो घर छोड़ के जाते हैं। मां विद्यावती का इकलौता ऑडियो इंटरव्यू डॉक्टर साहब हमने राष्ट्रवंदना चैनल पे डाल रखा है। एक ही ऑडियो इंटरव्यू, मां विद्यावती की आवाज, एक इंटरव्यू प्रोफेसर जगमोहन सिंह जो उनके भांजे हैं, उन्होंने कभी अपनी नानी का इंटरव्यू लिया था, तो वो राष्ट्रवंदना चैनल पे है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जब जाने लगे, बहाना बना के इधर सगाई होने वाली 2 दिन बाद, और मां को कि मां तेरी ये जो घाघरी है इसको रंगरेज से रंगवाना है ना, मैं ले जाता हूं, मैं रंगवा लाऊंगा, ये कह के गांव से निकलते हैं। मास में बता रही हैं, आप सुनेंगे उसमें, और भाग जाते हैं वहां से। लाहौर शहर में पिताजी का ऑफिस था, पिताजी के नाम एक छोटा सा पत्र लिख के जाते हैं और बताते हैं कि मेरी जिंदगी में दुनियावी आराम और दुनियावी ख्वाहिशात के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के उसूल के वास्ते वक्फ हो चुकी है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मुझे खिदमत वतन के वास्ते वक्फ करने का ऐलान किया था। उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं, उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। तो दादाजी की उस प्रतिज्ञा को सुनते सुनते बड़े भगत सिंह हो रहे हैं। और पिता सरदार किशन सिंह, एक पांव जेल के अंदर होता था, दूसरा बाहर, और दोनों बाहर हो गए तो फिर वापस अंदर, सारा जीवन उस संघर्ष को बीतता है। और वो मां विद्यावती, मां विद्यावती, मैं एक छोटा सा कहानी मां विद्यावती की बताता हूं। 23 मार्च 1931 अंतिम दिन, और परिवार अंतिम मुलाकात के लिए जाता है। राजगुरु की मां खेड़ से आई थी, सुखदेव की मां वो भी लायलपुर से आई थी, और भगत सिंह का भी परिवार, अपने अपने बच्चों से अंतिम दिन मिलना है। जब अंदर ऑफिस में गए पिता सरदार किशन सिंह जी और पूछा कि हाँ ये आए हैं, लिस्ट देने लगे, तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया कि सिर्फ मां पिताजी जा सकते हैं, भाई बहन जा सकते हैं, ना दादा जा सकते हैं, ना दादी, ना चाचियां। तो आप एक बार कल्पना करके देखना, मां विद्यावती का कलेजा कितना बड़ा होगा, वो सोच कितनी बड़ी होगी कि मां विद्यावती कहती हैं कि यदि ये चाचियां हरनाम कौर और हुक्म कौर, जिनकी गोद में खेल के भगत सिंह बड़ा हुआ है, उन दोनों की तो कोई संतान नहीं थी। एक चाचा शहीद हो चुके, एक चाचा लाइफ ट्रांसपोर्टेशन सेल्फ इंपोज्ड एग्जाइल में थे 1909 से, उनकी कोई संतान नहीं। भगत सिंह अपने बच्चे की तरफ पाला था, परवरिश की, कि यदि इन चाचियों को भगत सिंह से मिलने का अधिकार नहीं है, यदि वो इनका पुत्र नहीं है, तो आज मेरा भी नहीं है। और मां निर्णय ले लेती, अपने बेटे से अंतिम दिन मुलाकात नहीं करती। वो मां विद्यावती की सोच कितनी बड़ी होगी। और हद तो तब होती है जब इस बात का पता राजगुरु की मां और सुखदेव की मां को पता चलता है कि भगत सिंह की मां ने निर्णय ले लिया आज मैं अपने बेटे से नहीं मिलूंगी, तो वो दोनों भी अपने बेटों से नहीं मिली थी उस दिन। तो घर में यदि ऐसे संस्कार हों तो फिर भगत सिंह रोज पैदा होंगे।
और आज के भगत सिंह का काम तो बहुत आसान है, आज फांसी थोड़ी चढ़नी है, आज तो देश के लिए जीना है। जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक टीचर है, अगर वो अपने उस कार्य को अपनी पूजा, अपनी आराधना समझ के करता है, तो ये मां भारती की सेवा है। बाकी जो एम्प्लॉइज हैं वो भी वही करते हैं, वो मां भारती की सेवा है। स्टूडेंट ये सोच के पढ़ता है कि हाँ, मैं इस कॉलेज में आया हूं, मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ यहां से एजुकेशन लूंगा और मेरी एजुकेशन से मेरे देश को लाभ होगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा, मेरा देश दुनिया। भगत सिंह ने कहा था, वो पहला ही लेख जो 22 नवंबर को ही आया था, विश्व बंधु, तो उसकी अंतिम पंक्तियां पढ़िएगा, अंतिम पंक्तियां। भगत सिंह कहते हैं कि विश्व बंधुत्व की बात तो बहुत अच्छी है, वसुधैव कुटुंबकम, इन शब्दों से वो शुरू करते हैं आर्टिकल, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन होगा कैसे विश्व बंधुत्व? और भारत विश्व बंधुत्व की बात कैसे कर सकता है? भारत विश्व बंधुत्व की बात उस दिन कर सकेगा जिस दिन स्वतंत्र होगा, शक्तिशाली होगा, समर्थ होगा। और उस दिन जब भारत विश्व बंधुत्व की बात करेगा, तब दुनिया सुनेगी और उसको समझेगी, मानेगी। गुलाम भारत विश्व बंधुत्व की बात कौन सुनेगा उसकी बात को? तो मेरा जीवन मेरे देश के लिए हो, मैं अपने भारत को उस शक्ति, उस सामर्थ्य, उस समृद्धि की ओर ले जाने में मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। ये मेरा देश प्रेम है, ये मेरी देशभक्ति है। भारत माता, ये जो 8 एकड़ में ये कॉलेज बना है, ये 8 एकड़ भारत माता का ही एक अंग है, जिसकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला, मुझे स्टूडेंट के रूप में मिला, मुझे टीचर के रूप में मिला, मुझे एम्प्लॉय के रूप में मिला। ये मेरी देशभक्ति है। तो भगत सिंह को लेके मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा, क्योंकि आज का समय ये सीमित समय अपने पास था, किसी दिन आप ऐसा करें डॉक्टर साहब कि पूरे दिन का सेमिनार, डिस्कशन, एनी काइंड ऑफ आइडियाज, थॉट्स, डाउट्स, क्वेश्चंस अबाउट भगत सिंह, लेट वी डिस्कस द होल डे। जरूरी नहीं कि उसमें फिर 100 हो, 200 हो, 10 हो, 10 सही। भगत सिंह ने भी तो स्टडी सर्कल बनाने की बात की 2 फरवरी 1931 की अपने लेख में, स्टूडेंट से कहा, और बंदूक पिस्तौल ये तो भगत सिंह है ही नहीं, ये भगत सिंह नहीं है, पिस्तौल और बंदूक वाले भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह तो बहुत बड़े हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था। तो समझें रेलेवेंस ऑफ आइडियाज ऑफ भगत सिंह टुडे। अभी 2 साल पहले, जस्ट वन लास्ट थिंग, अभी 2 साल पहले कुछ 2-3 नौजवान हमारी पार्लियामेंट में घुस गए थे और भगत सिंह का फैन स्वयं को बताते हैं कि भगत सिंह ने भी तो, यहां भगत सिंह तो बम फेंके थे, हम तो खाली स्मोक कर रहे हैं। अरे भाई, भगत सिंह ने जो किया था, आपने तो भगत सिंह को समझा ही नहीं, कतई नहीं समझा, जरा भी नहीं समझा। आप पढ़े भगत सिंह को, उस भगत सिंह की जेल नोटबुक पढ़िए आप, वो लिख रहे हैं वोटिंग राइट कितनों को था उस समय? 2.75%। भगत सिंह हिमसेल्फ राइट्स, ही आस्क्ड फॉर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। वो किस देश की बात कर रहे थे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी होगा वहां पे, और बाकी सोसाइटी किस तरह की बने, वो तो आजाद भारत जब हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने जो संविधान हमें दिया, उस संविधान में भगत सिंह की जो जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, आप देखेंगे हमारा संविधान उनको तो अक्षर से एड्रेस करता है, अक्षर से एड्रेस करता है, उसमें इस बात के लिए गुंजाइश नहीं है। और अभी आज 21 तारीख के 5 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा। 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर का भाषण, वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी की वेबसाइट पर अवेलेबल, आप पढ़िए। बाबा साहब कह के गए, 25 नवंबर को बाबा साहब कह रहे हैं कि एक संविधान हमने बनाया है, अब इसके अनुसार देश को चलाइए। और अब वो हथियार जो हमने यहां से उनको भगाने के लिए इस्तेमाल किए थे, वो स्वतंत्र भारत के लिए नहीं होंगे, वरना ये देश का बड़ा नुकसान करेंगे। हम पढ़िएगा उसको, उस पर कभी फिर हम बात कर सकते हैं।
मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे इस बात की अपेक्षा रखता हूं कि ये नाम इतना बड़ा जो आपके साथ भी जुड़ गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज, इसकी सार्थकता हम बनाएंगे, बढ़ाएंगे और मां भारती का यश कीर्ति हमारे प्रयास से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।